हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। कई दिनों से बेसिक कई कड़ियों को लेकर के मांग थी, लेकिन सबसे पहले जो ग्रामर होता है, और ग्रामर में सबसे बेसिक कड़ी हमको टेंस सीखना होगा, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये बहुत ही हेल्प करता है। टेंस जो है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमारी आपकी बहुत मदद करता है। तो उसी सिलसिले में हमने आज टेंस का टॉपिक उठाया है, और ये उद्देश्य बना करके कि पहले सबसे हम लोग छोटे छोटे वर्ड, चूंकि सेंटेंस सेंटेंस जब बनाना होता है हमको आपको टेंस में, तो हम एक एक चीज़ों को सीखते हैं। अगर जैसे भी इसके लिए हम बात करना चाहें कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस बनाने के लिए वो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए होता है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड चाहिए होता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका कॉम्प्लीमेंट में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए। तो टेंस हमारा पढ़ना, हमको इतनी आवश्यकता है इसकी, टेंस पढ़ने की हमको इतनी आवश्यकता इसकी है कि हम जो है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको बनाना होता है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, फिर अदर वर्ड में आपका चाहे ऑब्जेक्ट आ गया, चाहे कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ गया, जो भी कुछ आ गया, इसके तौर तरीकों को हम सीखते हैं। और अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? टेंस हमको टाइम बताता है किसी भी एक्शन का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम टेंस पढ़ क्यों रहे हैं। पहला सबसे बड़ी बात यह है कि टेंस हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि जो भी कार्य हमारे आपके जीवन में व्यतीत होता है, जो भी कार्य बीतता है हमारे आपके जीवन में, उसका क्या करते हैं हम लोग, टाइम जानने की कोशिश करते हैं कि कार्य हुआ कब है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाए कि वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है। और आप जैसे कल कुछ पढ़े रहे होगे तो वो बीते समय का कोई कार्य है, और कल कुछ और पढ़ने की प्लानिंग हो, तो ऐसी स्थिति में टाइम बताता है किसी भी एक्शन का। आप इसको कह सकते हो टेंस के लिए, इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, यह किसी भी एक्शन के टाइम के बारे में बताने का कार्य करता है। मतलब टेंस में एक्शन कोई हो, उस एक्शन के बारे में डिस्कशन होगा, फिर एक्शन किस टाइम में हुआ है इसी के बारे में डिस्कशन होना है। और ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे अभी हमने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस के बेसिस पे इसको बताया आपको, और सेंटेंस के लिए सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो टेंस हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी एक्शन के टाइम को जानने के लिए। और इसको अगर टाइम जानना है हमको, तो यानी किसी सेंटेंस के बेसिस पे हम बताएंगे कि फला व्यक्ति कल ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, या ऐसा करेगा, आज ऐसा कर रहा है, कोई भी कार्य हो उसी के टाइम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और कार्य को जब बताएंगे तो हम सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और कंप्लीमेंट वर्ड होना चाहिए। यानी कंप्लीमेंट का मतलब पूरक, वर्ब के बाद उसको पूरा करने वाला कोई भी शब्द हो वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको सीखना क्या होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और कंप्लीमेंट क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले सबसे मेन स्ट्रक्चर सीख लें, उसके बाद टेंस क्या है थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दो रूप में मिलेगा आपको। कभी भी आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट दो रूप में मिलेगा। एक तो ये हो सकता है, कह सकते हो आप, सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। अच्छा, इस दशा में जब सब्जेक्ट कोई ऐसा शब्द होगा जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। चाहे सिंपल का प्रेजेंट होगा वो, चाहे सिंपल का पास्ट होगा, चाहे सिंपल का फ्यूचर होगा। और दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट इज अ डूअर। क्या होगा वो? डूअर होगा। डूअर का मतलब, डूअर की हिंदी आप जान लीजिए, काम को करने वाला। अभी जैसा कि हमने आपको बताया, क्या बताया, कि टेंस में कोई काम होता है, कोई वर्क होता है, कोई एक्शन होता है, उसी एक्शन के टाइम के बारे में हम टेंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको टेंस में किसकी आवश्यकता है?
उस सब्जेक्ट की आवश्यकता है जो डूअर के रूप में हो, जो काम को करने वाले के रूप में हो। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। सब्जेक्ट ऐसे जैसे अभी हमने कह दिया कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। और उसी पे फिर कह दिया मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंट हमने बताया कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और दूसरे सेंटेंस में हमने कहा मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। पत्र लिखने का काम करने लगा, डूअर के रूप में आ गया, और डूअर के रूप में आया यानी टेंस में काम हुआ, और काम के टाइम के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस डूअर के रूप में हमको चाहिए जो काम को करने वाला हो, ऐसा सब्जेक्ट हमको चाहिए। दूसरा क्या है? हमारा वर्ब है। वर्ब किस किस रूप में मिल जाएगा? हमको एक मिलेगा वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी के रूप में होगा, और दूसरा होगा जो वो हमारा मेन वर्ब होगा। एक ऐसा वर्ब होगा जो ये सेंस देगा या जो मीनिंग देगा कि कोई काम हो रहा है तो काम कौन सा हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीच, आप पढ़ रहे हो तो स्टडी, लर्न, रीड, कुछ भी कर दो आप। तो ये वर्ब वो वर्ब है जो एग्जैक्ट वर्क को दिखाते हैं, एग्जैक्ट एक्शन को दिखाते हैं। पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम, याद करने का काम, जो भी कुछ हो, इस प्रकार से वो मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में होते हैं, मुख्य काम को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। उसके बाद आपका कंप्लीमेंट वर्ड हो गया। कंप्लीमेंट वर्ड में आपको ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कोई और अदर वर्ड आ सकता है जो इसको पूरा करे, या सेंटेंस में कुछ और मीनिंग देने का काम करना चाहे, तो वो चीज़ें इसमें कॉम्प्लीमेंट में आपके आ सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको जान गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, वो क्या क्या है और किस रूप में हो सकता है, क्या प्रॉपर्टीज लेकर के आ सकता है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया है। अब इतनी चीज़ों को जानने के बाद कि सेंटेंस, टेंस में सेंटेंस जो आएगा वो किन किन प्रॉपर्टीज के साथ आएगा, इसको हमने सीख लिया। और साथ ही ये देखा कि हमको वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ब दो रूप में मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मेन वर्ब के रूप में। क्लियर है? अब अभी जो हम थोड़ा सा सेंटेंस को जब सामने लाएंगे तो उससे क्लियर भी होने लगेगा। फिलहाल के लिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए, कापी कलम ले करके बैठा करिए। नोट्स का जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सेंटेंस का जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हम जान गए हैं। अब हम टेंस पढ़ते क्यों हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा आई टीच यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ। ठीक, इस सेंटेंस से देखिए बहुत बहुत ही अर्थपूर्ण ये वाक्य है कि इससे देखिए क्या पता चल रहा, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, आई टीच यू ग्रामर। अच्छा, इसी को अगर मैं इस तरीके से बता दूं कि आई टाट यू ग्रामर, ध्यान दीजिएगा, अर्थ तुरंत इसका बदल गया। मैं आपको ग्रामर पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूं। देखिए इसी इतने से वर्ब ने ये गेम खेला है। वर्ब ने क्या कर दिया, पूरे अर्थ को बदल दिया। हमने सब चीजों को उसी तरीके से लिखा, लेकिन वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म था और यहाँ सेकेंड फॉर्म हुआ, उसने पूरा अर्थ ही बदल दिया। और तीसरी चीज हमने लिख दिया आई विल टीच यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, मतलब अभी नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरी प्लानिंग सी बन गई। तो इस प्रकार से जो तीन स्थितियां टेंस के लिए टाइम के रूप में आती हैं, जब कोई कार्य होता है उसके टाइम के रूप में आ सकती है, तो वो तीन स्थितियां बन सकती हैं। एक आपका जो है वो पास्ट बनने की पास्ट बन सकता है, संभावना क्या, पास्ट ही बन सकता है। एक आपका पास्ट बनेगा यानी बीते हुआ, पास्ट टाइम। दूसरा क्या बनेगा, आपका प्रेजेंट यानी जो चल रहा है। और इसके बाद आपका तीसरा बन जाएगा फ्यूचर। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे आपके लाइफ में जैसे जो काम एग्जैक्टली तुरंत कर रहे हैं, वही हमारा आपका प्रेजेंट हो सकता है, वही प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इसके बाद मैं क्या लाइन लिखने वाला हूँ, क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो हमेशा फ्यूचर ही होता है, वो हमारी आपकी प्लानिंग होती है। इसके बाद मैंने प्लान किया होगा ना कि मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा,
और जो चीज़ पढ़ा देता हूँ, जैसे अभी इसके पहले आपको सेंटेंस का कंपोनेंट बताया, सब कुछ बताया, वो हमारा पास्ट टाइम हो गया, बीत गया, इसको हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और जो अभी तत्काल में जो भी काम मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, उसको हो सकता है आप नोट कर रहे हो, है ना, नोट कर रहे हो या नहीं, कॉपी कलम ले करके बैठिए भाई। हाँ, तो इसको नोट करते रहेंगे आप तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसे आप क्या क्या चेंजेस है, किस प्रकार से हमने टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को बताया है कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है, उसको नोट्स करते रहेंगे, बाद में आपको समझने में आसानी होगी। तो पास्ट टेंस मैंने आपको सेंटेंस के कंपोनेंट पढ़ा दिया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ लिख रहे हो, वो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। उसके बाद फ्यूचर क्या है, मैं इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा आपको, वही फ्यूचर है। मतलब जो भी चीज़ मैं प्लान करता हूँ, जो भी चीज़ आप प्लान करते हैं, कोई भी कुछ प्लान करता है, वो प्लानिंग ही उसकी फ्यूचर टेंस हुई। क्लियर है। फ्यूचर एक्चुअली कहते क्या, देखिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग वास्तव में फ्यूचर की हो सकती है, पास्ट की कौन सी प्लानिंग होगी। या प्रेजेंट में तो हम काम कर ही रहे हैं, उसकी प्लानिंग कहाँ है, उसको प्लान करके रखा था, उस पास्ट के लिए ये प्लानिंग थी जो आज हम काम कर रहे हैं। क्लियर है। और अब इसी फ्यूचर की बात अगर करें तो प्लानिंग दो प्रकार की मिल जाती है, एक फिक्स मिल जाती है और एक फिक्स नहीं होती है, ठीक है। श्योरिटी के साथ होती है और एक इंश्योरिटी के साथ रहती है। इस प्रकार से दो प्रकार के फ्यूचर प्लानिंग मिलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पहले इसको देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से टाइम जो है तीन प्रकार के मिला। टेंस क्या है, टेंस वर्ब, किसी वर्ब के टाइम को बताने का काम करता है, और उसी टाइम के बेसिस पे सेपरेट हो गया आपका पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। मतलब किसी एक्शन के टाइम को बताने के लिए पास्ट टाइम आया, किसी एक्शन के लिए प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट टाइम आया, और किसी एक्शन के फ्यूचर टाइम को बताने के लिए आपका फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम आया। क्लियर है। तो ये टेंस ना होकर के आप इसको समझिए कि ये पास्ट का टाइम है, ये आपका प्रेजेंट का टाइम है और फ्यूचर का टाइम है। क्लियर है। और हम पढ़ते क्यों, इसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट की बात करनी है, इसलिए मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ता हूँ। और जो चीज़ें बीत गई हैं, मैं आपको पढ़ाता था, आई टॉट यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता था, इसके लिए पास्ट टाइम ये बताने का काम कर रहा है। तो पास्ट टाइम यहीं से तुरंत हमको पता चला कि पास्ट टाइम में पढ़ाता था, और आई विल टीच यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो ये बता रहा मेरी प्लानिंग है कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। आगे की कदम जो मैं उठाऊंगा, आगे का जो भी मेरी क्रियाकलाप होगा, जो भी एक्टिविटी जो भी होगी, उसके बारे में बात कर रहा है। ये प्लानिंग हो गई, फ्यूचर हो गई। तीन प्रकार के टाइम पढ़ने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि टेंस पढ़ते क्यों है, टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि कोई भी वर्क जो होता है उसके टाइम के बारे में स्टडी करने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस हमको बताता है कि काम कब हुआ है, अभी हो रहा है, या पास्ट टाइम में हुआ था, या फ्यूचर में हमने प्लानिंग करी है उसकी होने की। क्लियर है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए हम टेंस के बारे में थोड़ा सा एक आध कुछ और चर्चा करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रकार से बदलते हुए ये टेंस टाइम को बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा आप लोग, जैसे असल में क्या है, टाइम वो टेंस जो है ये टाइम है, हम आप जान गए, एक्शन का कोई टाइम है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड है टेम्पस, एक टेम्पस वर्ड है लैटिन का, इसका मीनिंग जो एक्चुअली होता है वो होता है टाइम। इसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब ये जो टेंस आपका प्रोड्यूस हुआ है, कहीं से आया अगर है, वो आपका वर्ड है टेम्पस, इस टेम्पस से ये टेंस आया हुआ है। क्लियर है। जिसका मीनिंग क्या होता है, टाइम होता है। तो टेंस कहाँ से आया है, इस चीज को क्लियर हो गया। मतलब आप एक जनरल जीएस के रूप में भी इसको रख सकते हैं, टेंस वर्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है इसको हम जान सकते हैं। तो टेम्पस एक वर्ड है जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टाइम। क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो टेम्पस टाइम, टेम्पस यानी टाइम हुआ, और टाइम मतलब टेंस हुआ। लेकिन टेंस यानी वर्क होना चाहिए, टेंस यानी एक्शन होना चाहिए, और एक्शन के टाइम को पढ़ने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। इसीलिए इसको एक्चुअली कहते क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम एंड टेंस। हम इसको एक्चुअली बोलते क्या है, टाइम एंड टेंस। इसीलिए बोलते हैं कि टेंस वर्क को प्रेजेंट करता है, एक्शन को प्रेजेंट करता है, और उसी के टाइम को ये पूरा कर देता है, तब ये टाइम टेंस क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, टाइम एंड टेंस तब कंप्लीट होता है। क्लियर है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इस पे और चर्चा कर लेते हैं, चलिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा।
अब टेंस टाइम के अकॉर्डिंग कितने हो गए, अभी हमने चर्चा किया था। एक हमारा पास्ट हो गया, अच्छा पास्ट टाइम को पहले हमने क्यों रख दिया, अभी उसके बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा प्रेजेंट हो गया, और तीसरा हमारा हो गया फ्यूचर टाइम। ठीक है, जो भी एक्शन होगा उसके टाइम को जब हम पता कर लेंगे कि किस टाइम में है, वो टाइम ही क्लियर करेगा किसी भी टेंस के बारे में। अगर टाइम प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया, टाइम अगर पास्ट का है तो वो पास्ट टेंस हो गया, और टाइम अगर फ्यूचर का है तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। क्लियर है। लेकिन हम इसमें इसको टू लिखे हैं देखिएगा, लेकिन इसको पहले सबसे हम पढ़ेंगे। अच्छा पहले सबसे हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस की जो घटनाएं होती हैं हमारे आपके दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं होती हैं। जैसे हमने कह दिया वो उसको मारता है, किसी बच्चे की बात उठा ली, हमने कह दिया कि राहुल राघव को मारता है। अब इस प्रकार से हमने वाक्य कह दिया, अब वो वाक्य प्रेजेंट टाइम में आप अपने आंखों देखा कहे हो, देखे हो, उसको कह दे रहे हो। इस प्रकार से उसकी हरकत बार बार देखते हो, उस चीज को कह दे रहे हो, और ये माइंड में तुरंत आ गया कि हमने राहुल को देखा था वो उसको मारता है। और इस प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट टाइम के किसी भी एक्शन को आप आसानी से पढ़ लेते हो, कह दोगे आकाश सर हमको ग्रामर पढ़ाते हैं, तो इसको आप प्रेजेंट टाइम में तुरंत देखे और तुरंत इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन जो होता है वो आसानी से माइंड रीड कर लेता है और इसको कैच कर लेता है। जब इसके पूरे पैटर्न को, प्रेजेंट टेंस के पूरे पैटर्न को हम लोग समझ लेंगे, सीख लेंगे इसके बारे में, फिर उन्हीं से कंपेयर करते हुए हम पास्ट को स्टडी करेंगे, उन्हीं से कंपेयर करते हुए हम फ्यूचर की स्टडी करेंगे। क्लियर है। इसलिए सबसे पहले हम उठाएंगे हेडिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस की होगी। इतना क्लियर है। चलिए ठीक है। तो तीन प्रकार के टाइम के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के हमारे आपके टेंस हो गए। तीन प्रकार के टेंस के बारे में स्टडी करना, जिसमें पहले सबसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको नंबर 1 बना करके ही चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी इसकी देखी जाए तो कहते हैं वर्तमान काल या समय। वर्तमान काल या वर्तमान समय। क्लियर है। चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। अभी हमने बताया, अभी फिर से दोबारा थोड़ा रिपीट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो भी घटनाएं हमारे आपके जीवन में वर्तमान समय में घटित हो रही हों। जैसे हमने कह दिया बंदर फल तोड़ रहा है या फल बर्बाद कर रहा है, कह दिया तोड़ रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इस प्रकार के वाक्य जो वर्तमान समय को बोध करा दे, इनका कार्य आप देखिएगा। हमने कहा था टेंस क्या होता है, टेंस शोज द एक्शन ऑफ, सॉरी टाइम ऑफ एनी एक्शन। क्या करते हैं, ये टाइम बताते हैं ऑफ एनी एक्शन, किसी भी एक्शन का। बंदर क्या कर रहा है, फल को वो तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ रहा है। अच्छा इसको आंखों देखा, अगर अपने नजरिए से देखिए, अगर आप इस शब्द को बयां करोगे तो आपके माइंड में एक चीज जरूर आ जाएगा कि आप आंखों के सामने देख रहे हो कि बंदर फल को तोड़ रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने देखा कहा हाँ अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। आंखों देखी चीजों को आप तुरंत बताते हैं, इसका मतलब वर्तमान समय में उस चीज को आपने देखा और उसी चीज की अभिव्यक्ति करती, उसी चीज को आपने कह दिया कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लियर है। तो वर्तमान समय में जो भी घटनाएं आपको वर्तमान समय का बोध करा दे वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की घटनाएं होंगी। क्लियर है। चलिए इसमें 4 प्रकार के टेंसेस बनते हैं, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता है। क्लियर है। उसके बाद इसका बनेगा कंटिन्यूअस। उसके बाद इसका बनेगा परफेक्ट। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपका बनेगा इसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमको इसको क्या करना है, क्रम से पढ़ना है, एक एक को आसानी से, बहुत ही आसानी से हमको समझना, जब तक कि डाउट क्लियर नहीं हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को उठाएंगे, इंडेफिनिट को डीपली समझ लेंगे, इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे,
पैटर्न को जान जाएंगे कि सेंटेंस किस प्रकार के टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे आ रहे हैं, कैसे वो टाइम को बता रहे हैं किसी एक्शन के, और किस प्रकार से उनका हम ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उनका इंटरचेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको बदल रहे हैं, इनको सीखेंगे। फिर उसी से कंपेयर करते हुए कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क में कितना चेंजेस होते जा रहे हैं, इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्लियर? चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है। इसके जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कोई ऐसी घटना अगर घटित हो रही हो जो हमारी आपकी हैबिट को प्रेजेंट करने का काम कर दे, क्या कर दे, हैबिचुअल सेंटेंस देने का काम कर दे, बताने लगे कि हाँ वो करता है ऐसा। जैसे मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, ये मेरी हैबिचुअल है ना, हैबिचुअल एक्टिविटी हुई कि नहीं। हम आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, आप हमसे ग्रामर पढ़ते हो, ये हमारी आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई। हम आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं, आप कॉपी पर उसका नोट्स बनाते हो, ये आपकी हैबिट है, नोट्स बनाना आपकी हैबिट है ना। तो उसी प्रकार से वो सभी कार्य, वो सभी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन हो जो हैबिचुअल हो। तो इंडेफिनिट में क्या चीजें हमको सीखना है, हैबिचुअल सेंटेंस, यानी जो एक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, हैबिचुअल होगी। और क्या हो सकती है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो सकती है, ठीक ना। हैबिचुअल सेंटेंस मिलेंगे या फिर यूनिवर्सल मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जो पब्लिकली अनाउंस्ड हो। जो कि पब्लिकली अनाउंस्ड हो। जैसे आप पूछोगे जैसे सर, जैसे सर में देख लीजिए, हमने कह दिया शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाती है, ठीक, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही होकर के वो जाती है। ये पब्लिकली रेलवे ने अनाउंस किया होगा, उस चीज को हमने सुना है, हम इसको कई दिन से देख रहे हैं, तो उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया, हमने पब्लिकली कह दिया कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही होकर के जाती है। दूसरा यूनिवर्सल कैसे, यूनिवर्सल को आप समझ लीजिए, जैसे हमने कह दिया कि सूर्य पूर्व दिशा में ही उगता है, या सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब आप 4 दिन बाद कहो सर हमने पश्चिम से उगता देखा था, हो सकता है, नहीं, पश्चिम में आप उसको छिपते ही देखोगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में छिपता है, ठीक है। और सूर्य हमको रोशनी प्रकाश जो भी कुछ कह लो प्रदान करता है। हैबिचुअल में क्या हो गया, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, आप मुझसे ग्रामर पढ़ते हो, आप इंस्टीट्यूट सुबह 7 बजे आ जाते हो, आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, ये सब चीज क्या है, हैबिट है। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कई प्रकार के ऐसे वाक्य मिल जाएंगे आपको जो हैबिचुअल सेंस प्रेजेंट करेंगे। ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्या कह देंगे, बच्चा स्कूल 8 बजे जाता है, तो उसकी हैबिट हो गई, उसकी हैबिट क्या है कि स्कूल जाता है, 8 बजे जाता है। तो हैबिचुअल सेंटेंस मिलने हैं, यूनिवर्सल सेंटेंस मिलने हैं, और पब्लिकली अनाउंस सेंटेंस मिलने हैं, वो आपके इंडिफिनिट में होंगे। क्लियर है? हिंदी के सेंटेंसेस में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे इनकी हिंदी वाक्यों में जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, क्रिया के अंत में जो मिलेगा आपको, यही प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी है कि क्रिया के अंत में आप ता है, ती है, इन प्रकार का सेंस पा जाते हो, ते है, ऐसी हिंदी के उच्चारण आपके सामने आते हैं। जैसे हमने कहा ना कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, आप मुझसे ग्रामर पढ़ते हो, पढ़ते हैं, है ना, ता हूँ, इसी में आप जोड़ दीजिए। क्लियर? या ते हो, अभी हमने कहा, उस चीज को आप जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं। अच्छा, अभी पब्लिकली है ना, और जैसे हमने कहा शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाती है, ती है आ गया। यूनिवर्सल बताया, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पूर्व में उगता है ना, तारे रात में टिमटिमाते हैं। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सल है, ये ता है, ती है, ते हैं के इनके सेंस में आएंगे, पहली चीज। दूसरी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हैबिचुअल हो सकते हैं, यूनिवर्सल हो सकते हैं, या पब्लिकली अनाउंस्ड हो सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार के वाक्य, ऐसी प्रॉपर्टीज लेकर के जो वाक्य आएंगे वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के होंगे। इतना क्लियर हो आपको? इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, इनको कहीं नोट्स में बनाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में, सेंटेंस को कैसे पहचानोगे आप, इसको आप लिख लो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहचानने का तरीका हम जान गए। अभी देखिए, अब हमने चर्चा किया था वर्ब के बारे में, सॉरी सब्जेक्ट के बारे में पहले सबसे चर्चा किया था। जो मेन कंपोनेंट आपको बताया था सेंटेंस का, उसमें हमने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट होना चाहिए, थोड़ा छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ उसको, वर्ब होना चाहिए और कंप्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट की चर्चा हमने कर दी थी। सब्जेक्ट अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, राम है, मोहन है, सुहान है, पढ़ता है, लिखता है, खाता है, गाता है, इस तरीके से। लेकिन वर्ब पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब वर्ब का ही मेन गेम है कि टेंसेज में क्या क्या चेंजेस कराएगा ये। तो थोड़ी देख लीजिएगा आप। एक हेल्पिंग वर्ब वर्ड्स कहा था हमने, दूसरा हमने कहा था मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया को प्रदर्शित करे और जो सहायता करे वाक्य में, वो सहायक क्रिया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए इस वक्त हम लोग वर्ब जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए पढ़ेंगे, इसी पर लागू होने वाला है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दो प्रकार के वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार के आपके आएंगे, एक आएगा डू और दूसरा आएगा डज। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? एक्चुअली जो मेन है आपका हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, ठीक है, जो कि आपके सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, किनके साथ यूज होगा? सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा। क्लियर? और डज कहाँ यूज होगा? डज आपका सभी सिंगुलर के साथ यूज होगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर डू काहे नहीं यूज हुआ सिंगुलर के साथ? दिमाग में ये होगा कि डज सिंगुलर है इसलिए। अच्छा, डज सिंगुलर कैसे हुआ, डू प्लूरल कैसे हुआ? ये वर्ड मेन था वो डू, हमने इसमें ईएस जोड़ दिया, ये प्लूरल बनना चाहिए, सिंगुलर कैसे हो गया? एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वर्ब होता है इसको हम कह सकते हैं इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक, वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू, नोट कर लीजिएगा इसको, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, कॉमा करिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा टू मेक वर्ब सिंगुलर वी एड इन इट एस और ई एस। हम क्या करते हैं, वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। अच्छा, वर्ब प्लूरल फॉर्म में होता है, पहली लाइन को आप फोकस करिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप। जो पहली लाइन हमारी है, ये लाइन, वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। अच्छा, जब प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हम हथौड़ा ले लिए लोहे का और हाथ में जो या किसी पात्र में ले लिए सोने का धातु। अब लोहे के हथौड़े से सोने के धातु को पीटना शुरू कर दें, जिससे हम लोहे के धातुओं को पीटने की आवश्यकता है, उससे हम सोने की धातु को पीटेंगे, मतलब समकक्षता नहीं देंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। वो जो सोने की धातु होगी वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो हमको किसी काम का नहीं, कुछ काम निकल जाए, हमारे अर्थ का हो जाए, हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाए, उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ग्रामर क्या है? रूल रेगुलेशन के संग्रह है, और रूल रेगुलेशन इस बेसिस पे बनाया जाता है कि हम उसका कुछ अर्थ निकालने, कुछ हमारा उसके लिए कुछ वैल्यू निकल जाए, कुछ मीनिंग निकल जाए, हमारे काम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को सुटेबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट कैसा आ गया हमारा? सिंगुलर आ गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब रखेंगे, इस बेचारे अकेले के साथ हम एक से अधिक का भार डाल देंगे, तो ये बेचारा असंतुलित हो जाएगा ना, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसका जो बैलेंस है वो बनाने के लिए हम इसको सिंगुलर में चेंज करते हैं। कहा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट टू मेक वर्ब सिंगुलर वी ऐड इन इट एस और ई एस। हम क्या करते हैं, टू मेक वर्ब सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हो ग्रामर में, पूरे ग्रामर में वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम एस या एस ऐड करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। और कोई वर्ड मिल गया जैसे बॉय हो गया, इसमें जैसे आप एस या एस ऐड करोगे वो बॉयज हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा, जबकि ये सिंगुलर है। और यहाँ पर येस आपका प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर हो गया एस या एस ऐड होने के बाद, और यहाँ एस या एस ऐड होने के बाद प्लूरल हो गया। क्लियर है? हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए उसमें वर्ब में एस या एस लगा करके वर्ब को भी सिंगुलर बना देते हैं और इसके लिए सूटेबल कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसका हेल्पिंग वर्ब लिखोगे डू और डज।
डू को लिखोगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए, डज को लिखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिएगा दूसरा वर्ब हमारा क्या है, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब की बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, उनको ध्यान दे लीजिएगा। केवल प्रेजेंट के इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो टेंस पढ़ाएंगे आप फोकस करिएगा, जो भी मैं टेंस पढ़ाऊंगा प्रेजेंट का इंडिफिनिट लिया हूँ उसकी प्रॉपर्टीज ही लिखवाऊंगा। कंटिन्यूअस आएगा तो कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग चलूंगा। अभी मैं इंडिफिनिट पढ़ा रहा हूँ तो उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब आप सेंटेंस बनाने लगते हो तो मेन वर्ब में थोड़ा सा सेंटेंस में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव के बाद जो अदर सेंटेंस 5 बनेंगे वो आपका बनेगा नेगेटिव, वो आपका बनेगा इंटेरोगेटिव। इसी इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के बनेंगे, एक आपका एस नो या हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का, दूसरा आपका बन जाएगा डब्ल्यू एस टाइप का। फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव बनता है आपका, इंटेरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। इसमें भी दोनों तरीके बनेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप का, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप का। लेकिन इन चार, सॉरी हाँ ठीक, दो दो ये 4 और ये लेकर के 5, इन 5 सेंटेंसेज में वर्ब का कुछ और रूप होता है, अफर्मेटिव में कुछ और रूप होता है। कैसा होता है, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब के टाइम पे बताया था। इसमें 2 रूप आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, दोनों में अलग अलग स्थितियां मिलेंगी आपको मेन वर्ब की। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है और कैसे है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, हमने कहा था वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, अभी इसके पहले बताया वर्ब प्लूरल होता है। और वर्ब को हम सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब को भी सिंगुलर बना लेते हैं। कैसे? उसमें एस या एस ऐड करके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव में आएगा तो हम वर्ब में एस या एस लिखेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब प्लूरल होता ही है, एग्जैक्ट ज्यों का त्यों वर्ब लिख देंगे। लेक्चर को सुनते हुए नोट्स बनाते हुए आप लोग चलेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मेन वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होता है, हम प्लूरल ज्यों का त्यों रख देंगे। कोई डाउट है किसी को? होना तो नहीं चाहिए, वैसे होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक होकर के अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव स्टार्ट होगा। नेगेटिव पे 2 पॉइंट्स हमको, नेगेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक 2 पॉइंट्स हमको फोकस करना है। और वो 2 पॉइंट्स क्या है उनको देख लेते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब के लिए शर्त, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, नेगेटिव से ही ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगा मेन वर्ब अपनी प्रॉपर्टीज बदल देगा। ये हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब आपका जैसे लगा, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो डू लग जाएगा। प्लूरल होगा तो सोचना ही नहीं है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो डू प्लूरल था वो डू, जैसे आप अभी प्लूरल सब्जेक्ट पाओगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू यूज करोगे, लेकिन ये जो डू आपका प्लूरल था, जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए जैसे आप यूज करोगे तो डू आपका क्या बन जाता है? कन्वर्ट होकर के, यहाँ देख लीजिएगा, कन्वर्ट होकर के आपका ये बन जाएगा डज। तो ये डज जो है उस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर ले जाता है, इसलिए वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है, वो इसमें कोई और चेंजेस नहीं करता। क्योंकि डज जो है अब सब्जेक्ट को संभाल ले रहा है, सब्जेक्ट को ये सेटिस्फाई कर दे रहा है, सब्जेक्ट यहाँ से सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। आगे बढ़ते हैं। पहले उससे पहले आप लोग इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से, चाहे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको इसी तरीके से नोट कर लीजिए आप लोग। अफर्मेटिव में 2 केसेस मिल रहे हैं, उनको नोट करिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए 2 टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए 2 टाइप। इनमें हेल्पिंग वर्ब यही नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है,
और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, नो एस नो ई एस। क्लियर? का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी वो सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर ही दिया था, सब्जेक्ट के फॉर्म से डिस्कस कर दिया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही मेन था। अब इसके बाद हम सेंटेंसेस पे आ जाएंगे। सेंटेंस देखते हैं कौन कौन सा बनेगा। पहला जैसे कि हमने कहा था अफर्मेटिव बनेगा। देखिएगा अफर्मेटिव क्या बन सकता है। अफर्मेटिव के मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर दूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और इसके लिए अफर्मेटिव के लिए जिस प्रकार से आपको दो बताया था, दो बता रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए। यानी हम इसको लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम सीधे लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब में एस या एस ऐड करते हुए लिखेंगे। देन लिखेंगे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जो आपका कंप्लीमेंट वर्ड था। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कंप्लीमेंट या अदर वर्ड कुछ आता है, ये भी कंप्लीमेंट वर्ड में आता है कि पूरा करता है सेंटेंस को। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ कंप्लीमेंट वर्ड, चूंकि ये कंप्लीमेंट वर्ड है, इसके बाद भी कंप्लीमेंट वर्ड हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई कंप्लीमेंट वर्ड आता है तो उसको भी आप शामिल करके स्ट्रक्चर तैयार करोगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कवर करेंगे। जैसे हमने कह दिया बंदर आम खाता है। खाते हैं नहीं करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। जैसे खाते हैं करोगे तुरंत आप प्लूरल का इसमें सेंस ले आओगे। तो बंदर आम खाता है, इसका हम ट्रांसलेशन अगर करें तो ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जो काम को करने वाला हो। टेंस में बताया था काम को करने वाला सब्जेक्ट हमको चाहिए, और किसी का काम नहीं है। तो सेंटेंस में काम को करने वाला, खाने का काम कौन, सॉरी बंदर बोला राम लिख दिया, कोई बात नहीं, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है। अब राम आम खाता है में सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा राम है, चूंकि राम कहने पर दो चार राम का सेंस आना ही नहीं है। राम कहने पर एक ही राम होगा, राम। फिर वर्ब लिखेंगे, खाने का काम कर रहा है, ईट। उसके बाद एस या एस चाहिए, हमने एस लिख दिया, राम ईट्स। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन करोगे व्हाट, हुम, टू हुम से। व्हाट क्या खाता है, तो क्या से मिल रहा है हमको ऑब्जेक्ट, लिखेंगे हम अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। अब आ शब्द आप पूछ, इसमें आ गया किस तरीके से, आर्ट यहाँ पर एक आम तो लिखा नहीं गया है। लेकिन जो नाउन होता है वो नाउन कहता है हमको आर्टिकल चाहिए, हमको कुछ आप लालच दो तब हम इस तरीके से आएंगे, नहीं तो कहीं नहीं बुला लो आप हमको। अच्छा, राम के लिए अब ये सिंगुलर है, इसके लिए ए या एन लिखने की कोई मतलब है नहीं, और प्रॉपर के पहले आर्टिकल यूज भी नहीं होता है। लेकिन औरों के लिए, और जो नाउन आपके हैं उनके लिए आर्टिकल कंपल्सरी, अगर आर्टिकल उनके लिए आवश्यक है तो आर्टिकल लिखना होता है, तब जाकर के सेंटेंस हमारा सही होता है। इसके लिए हम कुछ लेक्चर पढ़े हुए हैं आर्टिकल के, उसको आप देख सकते हो। इसके लिए आर्टिकल के लेक्चर में आप कवर कर लोगे। फिलहाल के लिए सब्जेक्ट हमने लिखा, वर्ब लिखा, वर्ब में एस आई एस, देन ऑब्जेक्ट लिखा अ मैंगो, राम आम खाता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली मेन वर्ब रख देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है? अब इस कंप्लीमेंट के बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे कह दिया बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चे शब्द देखो, इसका जो आपका सिंगुलर होगा वो बच्चा होगा, इसका ये जो प्लूरल है वो बच्चे हैं, और इसकी इंग्लिश आप लिखोगे प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रेन। ठीक ना? इसका इंग्लिश आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद मेन वर्ब, मुख्य काम क्या है, खेलने का, प्ले। अब देखिए इसमें नो एस नो एस, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, नो प्रॉब्लम, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, नो प्रॉब्लम। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या खेलते हैं, क्या से प्रश्न करने पर हमको क्या मिल रहा है, क्रिकेट मिल रहा है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। क्लियर है? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्लियर हो गया? आपको ये डाउट क्लियर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से वर्ब में ऐसे यूज, यस यूज करते हैं,
और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो हम एस नहीं यूज करते हैं। अभी तक ऐसे लिख के दिया जाता होगा, आप जान नहीं पाते होगे क्या है कैसे। हाँ ऐसे होता है नहीं पढ़ना हमको, हमको एग्जैक्ट रीजन जानना है कि वर्ब प्लूरल होता है और उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस यूज करते हैं। और एस यूज क्यों करते हैं, हमारा सब्जेक्ट बेचारा सिंगुलर होता है, उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए उसमें एस ऐड करके उसको भी सिंगुलर बना देते हैं, दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। सेटिस्फैक्शन के साथ सेंटेंस का ट्रांसलेशन। क्लियर है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर दें। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा सेंटेंस हमारा है वो नेगेटिव का है। नेगेटिव में क्या होता है, अब देखिए हमने कहा था नेगेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगा, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, हम अब देखिए हम सिंगुलर और प्लूरल को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने डीपली बताया था आपको कि डू कहाँ आप यूज करोगे और डज कहाँ यूज करोगे। प्लूरल के साथ इसको यूज करना है, सिंगुलर के साथ इसको यूज करना है। तो हम सीधे लिखेंगे जो भी होगा सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब चाहे डू यूज कर लें या फिर डज यूज कर लें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट डालेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बिना कुछ सोचे, ज्यों कहते हैं गो है तो गो, कम है तो कम, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीमेंट का वर्ड आ जाएगा। क्लियर है? जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस एग्जाम्पल को हमने क्यों लिया उसका भी रीज़न है, अभी आपको हम बताते हैं। इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, सब्जेक्ट इसमें है काम को करने वाला, चिल्ड्रेन है, हमने लिख दिया चिल्ड्रेन। देन डू डज में से क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए डू। नेगेटिव वर्ड हमारा नॉट हो गया, नॉट लिख दिया हमने। मेन वर्ब लिख दिया, खेलने का काम कर रहे हैं, डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या खेलते हैं, क्रिकेट, हमने लिख दिया क्रिकेट। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें और देखेंगे हम। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ यानी बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है, हम तुरंत यहाँ कर देंगे क्या, चाइल्ड। कब करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, बच्चा। और तुरंत इस बच्चा के हिसाब से हम लिख देंगे डज, और सभी ज्यों कहते हैं उसी तरीके से लिख देना है। मतलब चेंजेस कहाँ आएंगे, अगर सब्जेक्ट जो होगा उसी तरीके से हम लिखेंगे, और चेंज हमारा ये डू या डज हो रहा है, ये डू और डज पे डिपेंड करता है। ये सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर लेते हुए इन्हीं में बदलाव आएगा आपका। वर्ब आपका सेम उसी तरीके से काम करता चला जाएगा, इसी में चेंज करके हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल यूज करके ज्यों कहते हो सेंटेंस को लिखना है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं अगला हमारा, इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे हम। दो प्रकार के हैं। पहला है जो हमारा है एस टाइप्स, जिसमें इसकी आंसरिंग आती है एस टाइप्स में, या इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप्स। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप्स। इस हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। हम सबसे पहले ले आकर के हेल्पिंग वर्ब डाल देते हैं डू डज। डू डज के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब को, हमने कहा मेन वर्ब में अब कुछ एस या एस कुछ नहीं जोड़ना हमको, जो कहते हैं लिख देना है। मेन वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं कंप्लीमेंट वर्ड को, लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क डालना होता है। किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। क्लियर है? एग्जाम्पल एक उठाते हैं हम लोग, सिंगुलर का लेकर के चलेंगे। क्या पक्षी कीड़ा खाता है, किसी पक्षी विशेष को देखा, क्या पक्षी कीड़ा खाता है। अब इसका ट्रांसलेशन हमको करना होगा।
हम सबसे पहले पक्षी खाता है, अगर खाते हैं कर देते तो ही प्लूरल का हमारे सेंस आता, लेकिन खाता है इसका मतलब किसी एक पक्षी विशेष की बात हो जा रही है। पक्षी को देखा और पूछ लिया क्या पक्षी कीड़ा खाता है, पूछ लिया। अब हम इसको डज से लेकर के चलेंगे, डज बर्ड, क्लियर, मेन वर्ब डालेंगे खाने का, ईट, क्या खाता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं लिखोगे इंसेक्ट्स, ठीक है। अब चूंकि कीड़ा कोई सिंगुलरिटी नहीं, दोनों चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन कीड़ा सिंगुलरिटी के साथ नहीं, चूंकि कीड़ा जब भी होता है तो कीड़े होते हैं इकट्ठे, कहीं कहते हो कीड़े पड़ गए हैं, कीड़ा पड़ गया, कोई एक कीड़ा नहीं पड़ता है। इस प्रकार से वो प्लूरल का सेंस डज, सॉरी हाँ, डज बर्ड ईट इंसेक्ट्स, क्वेश्चन मार्क लगाओगे आप, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दोगे आप इन चीज का, क्लियर है। उसके बाद दूसरा टाइप जो होगा हमारा, वो दूसरा टाइप होगा WS को लेकर, WS टाइप्स के, यानी जो क्वेश्चन वर्ड, देखो अभी आप क्या किए हो, इसमें प्रश्न आपका पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड जो आया है हिंदी के वाक्य में वो पहले आ गया, और WS टाइप में बीच में आ जाता है कि पक्षी कीड़ा क्यों खाता है, बीच में, या कब खाता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन वर्ड आपका आएगा वो बीच में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, फिलहाल के लिए आप एस नो टाइप इसको क्यों कहते हैं, अगर पक्षी कीड़ा खाता है तो आंसर आपका एस में आ जाएगा, नहीं खाता है तो नो में आ जाएगा, एस नो टाइप्स का हो गया। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब टाइप का कहते हैं, क्लियर हुआ। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे, फिर उसके बाद हम WS टाइप समझेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे, WS टाइप्स। WS टाइप्स के लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा सेंटेंस में उसको लिख देंगे, उसके बाद ठीक उसी तरीके से ज्यों का त्यों, जैसे हमने सिंपल इंट्रोगेटिव एस नो टाइप का बनाया था उसी के पास सीधे कॉपी कर देना हमको इसको, ठीक, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे कैसे होना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। हम एग्जाम्पल वही उठाएंगे क्योंकि हमको चेंजेस क्या हो रही हैं WS में और हेल्पिंग टाइप में, हम इसको ध्यान देंगे। चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं, पक्षी कीड़े, अभी हमने कीड़े कर दिया इसीलिए, कब खाता है, पक्षी कीड़े कब खाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब जो शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश होती है व्हेन, ठीक है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पक्षी खाता है, खाता है से सिंगुलर का सेंस आ रहा है, व्हेन डज बर्ड, ठीक, फिर सब्जेक्ट डाल दिया बर्ड, उसके बाद मेन वर्ब ईट, देन ऑब्जेक्ट क्या खाता है, इंसेक्ट्स, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए चेंज क्या आया था, हमने लिखा था डज बर्ड ईट इंसेक्ट्स, हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आकर के क्या से कब यहाँ बदल गया, या क्या से क्यों बदल गया, बीच में आकर के आ गया, सिर्फ हमने वहां पे क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसका, जैसे कब हुआ तो व्हेन, क्यों हुआ तो वाई, इसको ला करके डाल देंगे, और ज्यों का त्यों इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सारा स्ट्रक्चर इसमें समेटते हैं, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो नकारात्मक वाक्य है जिसमें नकारात्मक भाव आता है उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसी प्रकार से फर्स्ट बनेगा, जिसको हम आप कह सकते हैं एस नो टाइप्स का या हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का, क्लियर है। स्ट्रक्चर इसका हम देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से डू या फिर डज, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डाल देते हैं नेगेटिव वर्ड नॉट, क्लियर है। और दूसरा तरीका भी बताएंगे हम आपको, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट डाल दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वही क्रम चलेगा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप मिक्स करके लिखते हो, जैसे डोंट या डजंट करके लिखोगे, डजंट
देन लिखोगे आप सब्जेक्ट, देन लिखोगे मेन वर्ब, देन लिखोगे ऑब्जेक्ट, देन लिखोगे कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वो लड़का विद्यालय नहीं जाता है? क्या बन गया आपका? क्या वह लड़का विद्यालय नहीं जाता है? अब इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे दोनों तरीके से बनाते हुए। पहला क्या बन जाएगा? वह लड़का सिंगुलर होने का बोध करा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे डज। ठीक, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट दैट बॉय, वह लड़का दैट बॉय, डज दैट बॉय नहीं जाता है, नेगेटिव वर्ड नॉट। मेन वर्ब लिखेंगे जाने के लिए गो, टू स्कूल आपका हो गया अदर वर्ड। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालोगे। दूसरा तरीका क्या हो गया? चूंकि सब्जेक्ट तो वही है तो हम इसको लिख सकते हैं डजंट दैट बॉय गो टू स्कूल। देखिएगा, डजंट लिखा क्लियर, सब्जेक्ट लिखा दैट बॉय क्लियर, मेन वर्ब लिखा गो, उसके बाद अदर वर्ड हमारा आ गया टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको दो तरीके से, अगर आ गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लिख करके, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो डू डोंट भी लिख करके इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। क्लियर है? इनको इस तरीके से लिखना है, दो तरीके से इनको हम बना सकते हैं, दो तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव का एस टाइप्स का बन गया। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े फिर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला प्रकार इसका। फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है उसको देखते हुए हम इसके WH फैमिली को देखेंगे, WH टाइप्स को, स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए क्या बदलाव आता है। सबसे पहले क्या करना है हमको? सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डाल देना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम उसी को लिखेंगे डू डज, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हम डालते हैं नॉट, फिर लिखा हमने मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, एंड देन कॉम्प्लीमेंट को, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसी का क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं डोंट या फिर डजंट। क्लियर? देन लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम ठीक उसी तरीके से उठाएंगे क्योंकि क्या चेंजेस हम कर रहे हैं उसको हमको देखना है। वो लड़का विद्यालय क्यों नहीं जाता है? इसलिए उठाया कि हम बदलाव सेंटेंस को देखते हुए कितना बदलाव किए हैं, कितना चेंजेज हुआ है, इसको देखते हुए हम काम करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना, हमने क्वेश्चन वर्ड इसमें ढूंढा है, क्यों आया है, क्यों के लिए इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई के बाद फिर हम लिखेंगे डू आर डज, दैट बॉय है इसीलिए डज हो जाएगा। डज के बाद लिखेंगे वह लड़का की इंग्लिश दैट बॉय, निगेटिव वर्ड लिखेंगे हम नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, देन आपका अदर वर्ड आ जाएगा टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लिख दोगे। दूसरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड लिखोगे सेम उसी तरीके से, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर उसी तरीके से हम क्या किए हैं, यहाँ पर डजंट लिख दिया, दैट बॉय लिख दिया। अब ये डजंट दैट बॉय के बाद बीच में नॉट आने का, चूंकि नॉट का सेंस यहाँ आ गया, आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे आपका अदर वर्ड। तो ये दो पैटर्न है, आपको सिर्फ ज्यों कहते हैं जैसे आप इसका इंट्रोगेटिव लिखे थे हेल्पिंग वर्ब टाइप का, डज दैट बॉय नॉट गो टू स्कूल, डजंट दैट बॉय गो टू स्कूल, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे लाकर छोड़ दे रहे हो और ज्यों कहते हो आप उसको लिख दे रहे हो। लेकिन इंग्लिश में तो आपका इतना ही हो रहा है, हिंदी में देखिए कितना सेंस बदल दिया। क्या वो लड़का विद्यालय नहीं जाता, उससे सिर्फ पूछा तक जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि वो कंफर्म हो गया कि विद्यालय नहीं जाता है, पूछ रहे हैं वो लड़का विद्यालय क्यों नहीं जाता है, इसमें तो पूरा सेंस ही बदल दिया। क्लियर है? तो हिंदी में
शब्द कितना भाव बदल दे रहे हैं, और इंग्लिश में भी भाव बदलेगा, लेकिन शब्द में कितना चेंजेस हो रहा है इसको हमको देखना। वो यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड डाला और सारा का सारा सेंस बदल दिया। क्लियर? तो हमको लगता है आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया क्या है, टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। उसमें हमने 6 सेंटेंसेस पढ़ा, ये भी क्लियर होगा। और आप उसके एक्सरसाइज भी सामने देखे हो, ट्रांसलेशन का तरीका क्या है कैसे, इसको भी देख लिए होगे। हमको लग रहा है कहीं आपको डाउट आना नहीं चाहिए। अच्छा, डाउट होता भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हो। हमारा फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक का आपका पेज, ये सभी चीज़ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, और टेलीग्राम का चैनल भी दे रखा है। वहाँ से जुड़ करके आप इसके एक्सरसाइज के लिए क्विज भी पा सकते हो। अभी तो हमने उसका स्टार्टअप किया, थोड़ा सा बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद हम उसका क्विज भी चालू कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टेक्ट डिटेल पड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम की आईडी पड़ी हुई है, वहाँ से जुड़ करके आप मुझसे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अन्यथा की स्थिति में कमेंट बॉक्स तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। MG कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ जाइए। इसके बाद के जितने लेक्चर हैं उनको आप जल्द से जल्द पा सकें, नोटिफिकेशन आता है तो आपको पहले सबसे मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर दीजिए कि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? और अगर वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ गया हो तो इसको थोड़ा सा और दोहरा भी दीजिए और लोगों को बता भी दीजिए। क्लियर है? जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।